हमने देखा है कि अक्सर जो है ना विरासत की तकसीम में ताख़ीर से काम लिया जाता है। उसके फिर ख़राबी ये लाजिम आती है कि कई वारिस जो होते हैं वो इंतकाल कर चुके होते हैं, अभी तक मैयत अव्वल का तरीक़ा तकसीम नहीं हुआ होता है। इसकी मिसाल यूँ समझ, मरने वाली कौन है? अजीमा। अब देखो, अजीमा एक ऐसा वारिस भी होता है जो कई जगहों से हिस्सा लेता है, तो उसके सब हिस्सों को जमा करके माफिलियत बनाएंगे। अब इस अजीमा को ढूंढें आप, और कितनी जगहों पर है? 96 और 8 104, 104 और 16 120, 120 और 8 128। देखे तसीब कितने से हुई? 128। अगर आपके हिस्से 130 हो रहे या आपके हिस्से 120। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 29वां सबक है। 28वें सबक में हमने तखारुज के बयान को तफसील के साथ पढ़ लिया था। आज के सबक में हम मुनासखा को पढ़ेंगे। मुनासखा ये एक इंतहाई अहम सबक है और अक्सर तलबा और उलमा इस बहस को इंतहाई मुश्किल समझते हैं कि मुनासखा जो है ना बहुत मुश्किल बहस है और इसका हल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि इस तरह नहीं है, बल्कि मुनासखा में भी वही वरसा होते हैं, वही मैयतें होती हैं इससे पहले जो हम मसले हल करते हुए आए हैं, बस उसके हल करने की तरतीब अलग है। तो इस वजह से उस तरतीब को ना समझने की वजह से बाज़ लोगों को यह मुनासखा की बहस बहुत मुश्किल लगती है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आसान से आसान तरीके से आपको इस बहस को समझाया जाए। मुनासखा ये बाब मुफ़ाला से है। बाब मुफ़ाला का मज़दर है, इसके माना आते हैं नकल करने के। जैसे कहा जाता है नकलतुल किताब, नसख्तुल किताबा अय नकलतुल किताबा। इसके माना यहाँ पर ये होंगे कि मैंने एक नुस्खे से दूसरे नुस्खे को नकल किया, किताब के एक नुस्खे से दूसरे नुस्खे को नकल किया। ये इसके लुग़वी माना है। और इस्तिलाह में मुनासखा कहते हैं कि तक़सीम विरासत से पहले कई वारिसों का इंतकाल कर जाना या कई वारिसों के तरके का मीरास बन जाना, इसको मुनासखा कहते हैं। कि देखिए, अब तक तरीक़ा तक़सीम नहीं हुआ, ताख़ीर हो गई विरासत की तक़सीम में, और इतनी ताख़ीर हुई कि उसमें कई वरसा इंतकाल कर गए। फिर उनका जो तरीक़ा था वो उनके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो इस मुनासखा में भी यही होता है कि विरासत की तक़सीम में ताख़ीर की वजह से कई वरसा इंतकाल कर जाते हैं, तो उनका तरीक़ा जो है उनके वारिसों की तरफ क्या हो जाता है? मुंतकिल हो जाता है। इसको मुनासखा कहते हैं। हमने देखा है कि अक्सर जो है ना विरासत की तक़सीम में ताख़ीर से काम लिया जाता है। उसके फिर ख़राबी ये लाजिम आती है कि कई वारिस जो होते हैं वो इंतकाल कर चुके होते हैं, अभी तक मैयत अव्वल का तरीक़ा तक़सीम नहीं हुआ होता है। इसकी मिसाल यूँ समझे कि एक शख्स का इंतकाल 40 साल पहले हो गया था। अब उसकी जो तरीक़ा था या उसकी जो जायदाद उसने छोड़ी थी वो उनके बेटों ने या उनके वारिसों ने अब तक तक़सीम नहीं की थी, कि उनके वारिसों में से भी किसी का इंतकाल हो गया। मतलब उसके बेटे थे, उसके बेटों में से भी एक बेटे का इंतकाल हो गया, अब तक जायदाद तक़सीम नहीं हुई। दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया, तीसरे का भी हो गया, अब तक जो है ना जायदाद तक़सीम नहीं हुई। फिर उनकी औलादें, फिर औलादों ने भी ताख़ीर की, उन्होंने भी अब तक जो है ना अपनी दादा की या परदादा की जायदाद को तक़सीम नहीं किया, फिर उनका भी इंतकाल हो गया। फिर उनकी औलादों ने, उनकी औलादों की तरफ मुंतकिल होगी ना वो जायदाद, वो तरीक़ा, उन्होंने भी ताख़ीर से काम लिया। अब जाके वो अगर 2023 में अगर ये
फैसला करें कि भाई अब हमें जो है ना ये जायदाद तकसीम करनी है। ये जो हमारे परदादा ऊपर तक की जो ये जायदाद चली आ रही है, अब उनमें लड़ाई झगड़े हुए या कोई और वजह हुई, अब वो चाहते हैं कि हम जायदाद को तकसीम करें। अब क्या करेंगे? अब हमें सबसे पहले वो जो 40 साल पहले जो मैयत अव्वल थी ना, जिसकी असल जायदाद थी, जो मालिक था, उधर से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका तरीका शुमार करके उसके वारिसों को हिस्सा देना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ, जिस बेटे का, फिर उसके तरीके को तकसीम करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ उसके तरीके को तकसीम करेंगे। फिर चौथे नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ उसके तरीके को उसके वारिसों में तकसीम करेंगे। फिर पाँचवें नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ उसके हिस्से में जो कुछ आया था उसके हिस्से को उसके वारिसों के दरमियान में तकसीम करेंगे। इस तरह चलते हुए आएंगे। तो देखें, इसमें मुनासखा में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब भी कोई मसला लेकर आता है मुनासखा का, कई साल गुज़र चुके होते हैं, जायदाद अब वो तकसीम कर रहे हैं, तो उससे ये बाकायदा तफ्तीश करनी चाहिए, सवाल करने चाहिए कि भाई सबसे पहले इंतकाल किसका हुआ, वो तारीख़ लिख ले या जो है ना उसका नाम लिख लें। बेहतर यह है कि मुनासखा में नाम लिखे जाएं वरसा के कि भाई मैयत अव्वल फ़ला शख्स था, उसका इंतकाल हुआ। फिर उसके वारिसों को ज़िक्र कर दो, भाई उस मरने वाले के ये वारिस थे और इतना तरीका था। फिर दूसरे नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ है, मैयत अव्वल के बाद जिसका दूसरे नंबर पर इंतकाल हुआ है, फिर उसका नाम लिखें, उसके नीचे उसके वारिसों को ज़िक्र करें। फिर तीसरे नंबर पर तारीख़ वाइज, तारीख़ के हिसाब से कि भाई तीसरे नंबर पर किसका इंतकाल हुआ, फिर उसका नाम लिखकर उसके वारिसों को नीचे लिख दें। फिर चौथे नंबर पर इसी तरीके से, इसी तरतीब से आप जो है ना मुनासखे के मसले को हल करेंगे। अगर आपने तारीख़ों का एतबार नहीं किया तो इस मसले में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो लिहाजा मुनासखा में नाम लिखना ये भी ज़रूरी है हर वारिस के, और इसी तरह उनकी तारीख़ वफ़ात ये भी पता होना क्या है, ज़रूरी है कि भाई इस मैयत के बाद इसका इंतकाल हुआ। तो ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी होती है मुनासखा के हल करने के लिए। अब चलते देखें मुनासखा, इसके दो कायदे। एक कायदा तो ये है कि अगर मैयत अव्वल, मैयत सानी, मैयत सालिस, इनके वरसा में कोई तब्दीली ना आई हो, जो मैयत अव्वल के वरसा थे वही मैयत सानी के हों, जो मैयत अव्वल और सानी के वरसा थे वही मैयत सालिस के वरसा भी हों, तो वहाँ पर कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है ना मैयत सालिस के वरसा में क्या कर दें, तरीका तकसीम कर दें। जैसे इस मिसाल में देखें, करीम है, उसका इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि इस रुकैया का भी इंतकाल हो गया। फिर इस रुकैया के यही 3 बेटे, 3 बेटे और 1 बेटी है, आबिद, खालिद, जाहिद और ज़ैनब। यही जो है ना आबिद, खालिद, जाहिद और ज़ैनब, यही करीम के क्या थे, बेटे और बेटियां थी। और रुकैया के भी यही क्या है, 3 बेटे और बेटियां है। देखें, मैयत अव्वल के वरसा भी यही थे, मैयत सानी के वरसा भी क्या है, यही है, कोई तब्दीली नहीं आई। फिर अभी तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि इस आबिद का भी इंतकाल हो गया, और आबिद ने अपने वारिसों में 2 भाई और 1 बहन को छोड़ा है। अब देखें, ये वो वही 2 भाई हैं जो यहाँ पर इस मैयत अव्वल के बेटे और बेटी बन रहे थे, और मैयत सानी के भी बेटे और बेटी बन रहे थे। यहाँ आकर मैयत सालिस में ये आबिद के क्या बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे। तब्दीली तो नहीं हुई ना, वरसा तो वही है। तो देखें, अगर वरसा में तब्दीली ना हुई हो तो फिर वहाँ पर कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, इनको हिस्सा दे दें। कितने से मसला बनेगा, 2 और 2 4 और 1 5। 5 से मसला बनाकर 2 इसको और 1 ज़ैनब को मिल जाएगा। समझ गए?
देखे ना, ये अफराद हैं। अब ये चाह रहे भाई हम जायदाद तकसीम करें। जायदाद तकसीम करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा ना भाई, चूँकि असल जायदाद तो इस करीम की थी, करीम से मुंतकिल होती हुई आ रही थी। तो जब हम यहाँ गए हमने देखा कि भाई करीम के वरसा भी यही हैं, रुकैया के वरसा भी यही है, और आबिद के वारिस भी क्या है, यही हैं, खालिद, जाहिद और ज़ैनब। तो लिहाजा आखिर में जाकर आप उसके मसले को हल कर दो, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, मसला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लिहाजा 5 से मसला बना, 2 खालिद को मिल जाएंगे, 2 जाहिद को और 1 ज़ैनब को। अब जितना भी तरीका हो उसको 5 पर तकसीम करो, हासिल तकसीम को इनके हिस्सों में ज़रब दोगे तो तरीके में से हिस्सा मालूम हो जाएगा। समझ गए? ये पहला कायदा है। इसका दूसरा कायदा मुनासखा का, वो देखें। मुनासखा का दूसरा कायदा, अब उसको समझें, वो इंतहाई अहम है। देखें, दूसरे कायदे में ये होता है कि कई मैयतें जमा हो चुकी होती हैं, एक से ज़्यादा हों, तो हम उन तमाम मैयतों के वरसा को उनके नीचे लिखकर उनकी तस्हीह कर लेंगे। असले मसला से बने मसला तो वो लिख देंगे, मसले में औल हो तो उसको हल करेंगे, रद्द हो तो उसको हल करेंगे, मसले में कसर हो तो उसको दूर कर लेंगे। हर एक के मसले को आप मुकम्मल हल कर लेंगे। हल करने के बाद हर वारिस को जो हिस्से मिले होंगे उनको मैयत के एक कोने में यहाँ पर माफिल यद की सूरत में लिख देंगे। फिर उसमें और मसले में हम निस्बत देखेंगे। निस्बतें 3 हो सकती हैं यहाँ पर। यह तमासुल होगी, तदाखुल होगी तो उसको तवाफुक में तब्दील करेंगे। सही है? तो तमासुल होगी, तवाफुक होगी या तबायुन होगी। तमासुल की सूरत में कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इस मिसाल को समझें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है ज़ैद, माँ रुकैया है और चचा खालिद है। शोहर का हिस्सा कितना है? 1/2, और माँ का हिस्सा 1/3, और चचा क्या होगा? असबा। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3, सुलुस 2, बाकी कितना बच गया? 1। ये चचा को मिल जाएगा। ये देखें, हमने मसला बना दिया। इंतकाल किसका हुआ था? ज़ैद का हुआ है ना, और इस मसले को भी हमने हल कर दिया। अब जिस वारिस का इंतकाल हो उसको एक इस निशान में बंद कर दें आप। ये कब्र की अलामत है, गोया इसका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। तो अब इसके वारिस कौन है? ज़ैद के वारिस 3 बेटे हैं। तो यहाँ पर मसला कितने से होगा? 3 से होगा ना। 1 इसको मिल जाएगा, 1 इसको, और 1 इस करीम को मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो ज़ैद था इसको कितने मिले थे? 6 में से। इसको हम माफिल यद करके, यानी इसके कब्जे में ये माल आया है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसका मुखफ़फ़ ये है माफिल यद का। कितना है माफिल यद? 3। गोया कि अब इस 3 को हमने इनमें तकसीम करना है, और ये 3 ज़ैद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ज़ैद का हिस्सा है। और मसला यहाँ पर कितने से बना? 3 से। तो अब देखें, माफिल यद में और मसले में कौन सी निस्बत है? तमासुल की है। तो यहाँ कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये जो माफिल यद 3 है, ज़ैद का हिस्सा है इनके वालिद का, वो हर बेटे को 1-1 मिल जाएगा। बस समझ गए? माफिल यद में और मसला सानी में अगर तमासुल की निस्बत हो तो वहाँ पर कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़र्ज़ करें, ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर ज़ैद, माँ रुकैया और चचा खालिद है। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि ज़ैद का भी इंतकाल हो गया, और ज़ैद ने अपने वारिसों में 6 बेटे छोड़े। अब किस तरह तरीका तकसीम होगा?
अब देखें, पहले इस मसले को हल किया हमने, मसला 6 से बना और 6 का निस्फ शोहर को 3 मिल गया, रुकैया को 2 मिल गया और खालिद को 1 मिल गया। तो अब चूंकि इसका इंतकाल हो गया, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इस मसले की तस्हीह करेंगे। यहां पर मसला कितने से होगा? 6 से। और माफिल यद कितना है जो ज़ैद का है? वो 3। अब माफिल यद में और मसले में निस्बत देखेंगे। कौन सी निस्बत है? तदाखुल है। तदाखुल की सूरत में बड़े अदद को ले जाकर इसमें ज़रब दें तब भी सही है, लेकिन अगर तदाखुल को तवाफुक में तब्दील करेंगे तो उसका फ़ायदा यह होगा कि कम अदद से मसला बनेगा। तो तदाखुल को किस में तब्दील करो? तवाफुक में। 3 का अदद 6 को कितनी मरतबा में ख़त्म करता है? 2 मरतबा में। और 3 का अदद 3 को कितनी मरतबा में? 1 मरतबा। तो 3 का वफ़क कितना निकला? 1। और 6 का वफ़क कितना निकला? 2। अब ये देखें, वफ़क निकाल लिया। अब क्या करेंगे? मसला सानी के वफ़क को ले जाकर मसला अव्वल में ज़रब देंगे। मसला सानी का वफ़क कितना था? 2। लिहाजा 2 को ले जाकर 6 में ज़रब देंगे। 6 दूनी 12। अब तस्हीह कितने से हुई? 12 से हुई। अब जो मसला अव्वल है, मैयत अव्वल के वरसा हैं, उनको हिस्सा इस मजरूब से देंगे। तो माँ को अब इसको नहीं देंगे, ये तो मर चुका है, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और ये जो मसला सानी है, मैयत सानी है, उसको हिस्सा, ये 6 से मसला बनाता ना, 1-1 मिलाता हर बेटे को। और जो मैयत सानी के वरसा है उनको माफिलियत के वफ़क से ज़रब देंगे। माफिलियत का वफ़क कितना था? 1। तो 1 को 1 में ज़रब दो तो हासिल ज़रब क्या आएगी? 1 की आएगी। तो यहाँ पर भी देखें, इतना बड़ा अमल नहीं हुआ। अब आप इन हिस्सों को जमा कर लें। 6 ये हो गए, 6 और 2 8 और 4 12। तस्हीह कितने से हुई? 12 से होगी। जब यह आप कर लें तो आखिर में इन जिंदा वरसा को अल अहया की सूरत में भी लिख सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लिहाजा अब हर एक का हिस्सा आपको मालूम हो गया। रुकैया को 4 मिल जाएंगे 12 में से, खालिद को 2 12 में से, और यहाँ 6 बेटों में से हर एक बेटे को 1-1 मिल जाएगा। ये कौन सी सूरत है? जबकि माफिल यद में और मसले में तवाफुक की निस्बत हो। फर्ज कर ले 5 बेटे, ये तीसरी मिसाल। 5 बेटे हैं तो मसला कितने से होगा? 5 से। अब यहां पर माफिल यद में और मसले में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तबायुन के अगर निस्बत हो तो कुल मसले को ले जाकर मसला अव्वल में आप ज़रब देंगे। कुल मसला कितने से हुआ? 5 से हुआ। तो इस 6 को 5 में ज़रब देंगे। 6 पंजे 30। अब तस्हीह कितने से हो गई? 30 से हो गई। अच्छा, इनको हिस्सा किससे देंगे हम? 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और इनको हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत से। 3 एकम 3, 3 3 3 और 3। तो देखें, अब जो 30 से तस्हीह हुई थी उसमें से माँ को 10 मिल गया, खालिद जो चच्चा था उसको 5, और इन 5 बेटों में से हर बेटे को 3-3 मिल गया। अब इन हिस्सों को जमा करें। 15 ये हो गए, 3 6 9 12 और 3 15। 15 और 5 20 और 10 30। हमारा मसला भी 30 से हुआ और हिस्से भी कितने हो रहे हैं? 30। तो इसका मतलब मसला हमारा सही है। ये तो थी तबायुन की मिसाल कि अगर माफिल यद में और मसले में कौन सी निस्बत हो? तबायुन की हो, तो कुल मसला सानी को ले जाकर मसला अव्वल में ज़रब दे देंगे। समझ गई है?
अब उस मिसाल को हल करते हैं जो मुसन्निफ ने साहिब सिराजी ने किताब में ज़िक्र फरमाई है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा। 2 मिसालें, फिर आगे हो सकता है 5 मैयतें भी हों, 6 भी हों, 7 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। अगर आपको एकदम से ही अगर 3-4 मैयतों की मिसालें दे दे तो वो मुश्किल हो जाएगी ना। इस मिसाल को देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ सलीमा का। सलीमा ने अपने वारिसों में शोहर ज़ैद, एक बेटी करीमा और माँ अजीमा को छोड़ा। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि ज़ैद का भी इंतकाल हो गया और ज़ैद के वारिसों में उसकी बीवी हलीमा, बाप अमर और माँ रहीमा है। अभी तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि ये जो सलीमा की बेटी थी ना करीमा, इसका भी इंतकाल हो गया और करीमा ने अपने वारिसों में एक बेटी, 2 बेटे और जद्दा इसको छोड़ा, अजीमा को। देखिए ये वही अजीमा है जो यहाँ पर सलीमा की क्या है, माँ है, माँ की माँ है। ये करीमा की क्या है, नानी हुई ना, माँ की माँ, नानी। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि अजीमा जो ये है इसका भी इंतकाल हो गया और अजीमा ने अपने वारिसों में शोहर अब्दुर्रहमान और 2 भाइयों को छोड़ा, अब्दुर्रहीम और अब्दुल करीम को। अब ये वारिस चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो, तरीका तकसीम हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम मैयत अव्वल की तरफ जाएंगे। मैयत अव्वल के वरसा में माल तकसीम करेंगे। हर मसले को पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर शोहर का हिस्सा कितना है और बेटी का निस्फ, माँ का हिस्सा सुदुस। मसला कितने से होगा, 12 से। 12 का रुबो 3, निस्फ 6, सुदुस 2, बाकी 1 बच रहा है। 1 बच रहा है ना, तो इस मसले में क्या है, रद्द है। अब रद्द के मुताबिक इस मसले को हल करना पड़ेगा। मसला कितने से होगा, 4 से। 4 से मसला हुआ, 4 का रुबो 1 दे दिया, बाकी कितने बचे, 3। उसको जहन में रखें। यहाँ मसला कितने से होगा, 6 से। 3 इसको मिलेगा और 1 इसको मिल जाएंगे, तो इनका मजमू श्याम कितना हो गया, 4। गोया इनका मसला 4 से बना और माँ बकिया कितने हैं, 3। 3 और 4 में कौन सी निस्बत है। अब ये रद्द की बहस आप पढ़ लें, उसमें मैंने समझा दिया है तफसील से। तो माँ बकिया 3 में और मसले 4 में जो है तबायुन की निस्बत है, लिहाजा मैं युरद्दो अलैह के मसले को मल्ला युरद्दो अलैह के मसले में हमने ज़रब दिया। 4 चौक 16। अब मसला कितने से हो गया, 16 से। इसको हिस्सा किससे देंगे, 4 से, और इनको हिस्सा माँ बकिया जो 3 था उससे देंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3। सही है। अब देखिए 3 और 9 12 और 4 16 हो गए। ये मसला हमने हल कर दिया। अब आ जाए दूसरे मसले में। यहाँ पर देखें ज़ौजा है, ज़ौजा का हिस्सा 1/4 और बाप क्या होगा, असबा, और माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे मसले हैं जिसमें माँ को माँ बकिया का सुलुस देंगे। बस यहाँ पर इसको माँ बकिया का सुलुस जहन में रखें। तो मसला कितने से हुआ, 4 से। 4 का रुबो 1 ज़ौजा को दे दिया, बाकी कितने बचे, 3। 3 का सुलुस किसको देंगे, माँ को 1, बाकी कितना बच गया, 2, वो बाप को मिल जाएंगे। ये भी हल हो गया। अब आ जाए तीसरे नंबर पर। एक बेटी है, 2 बेटे हैं और जद्दा है। जद्दा का हिस्सा कितना है, सुदुस, और ये क्या होंगे, असबा होंगे। मसला 6 से होगा। 6 का सुदुस 1 इसको दे देंगे, बाकी कितने बचे, 5। अब देखिए 5 5 पर बराबर तकसीम हो रहे हैं। ये भी अफराद कितने फ़र्ज करेंगे हम, 5।
तो 2 इस बेटे को मिल जाएगा, 2 इस बेटे को और 1 इस बेटी को। कसर नहीं थी इसमें। ये मसला भी हल हो गया। चौथा देखें मसला, अजीमा, उसके वारिसों में शोहर है, 2 भाई हैं। शोहर का हिस्सा कितना है? 1/2। और ये क्या है? असबा है। मसला कितने से होगा? 2 से। 2 का निस्फ 1 किसे दे दिया, बाकी कितने बचे? 1 2 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे, तो 1 और 2 में तबाही उनकी निस्बत है, लिहाजा कुल रोज़ को ले जाकर इसमें हमने ज़रब दिया। 2 दूनी 4। अब मसला 4 से हुआ। अब इस मजरूब से हर एक के हिस्सों को ज़रब दिया। 2 एकम 2, और इनको भी 1 मिला था ना, 2 एकम 2। तो अब देखे कसर ख़त्म हो गई। एक बेटे को 1 मिल जाएगा। समझ गए? ये चूँकि आपने सब तफसीलात, ये मबाहिस पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी हल कर रहा हूँ। असल मकसद की तरफ आते हैं। ये देखें, हमने चारों मसले हल कर लिए। चारों मैयतों के वरसा के हमने मसले हल कर लिए। अब आ जाए यहाँ पर देखें, मैयत अव्वल सलीमा है, मैयत सानी कौन है? ज़ैद। ज़ैद है ना। अब ज़ैद को ब्रैकेट में बंद कर दें। इसका माफिल यद कितना है? 4। उसको यहाँ लिख दे, माफिल यद 4। अब माफिल यद में और मसले में कौन सी निस्बत है? 4 में तमासुल की है, किसी ज़रब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये मसला यहाँ तक हमारा हल हो गया। अब आ जाए तीसरे नंबर पर, किसका इंतकाल हुआ? करीमा का। ये रही करीमा। अब जब हम इसका मसला हल कर रहे होंगे ना, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऊपर, ये। और इसका माफिलियत कितना है? 9। माफिलियत और मसले में हमने निस्बत देखी, तो 9 और 6 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक की है। 3 का अदद 6 को कितनी मरतबा में? 2 मरतबा में, और 9 को 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। गोया माफिलियत का वफ़क 3 निकला और मसले का वफ़क 2 निकला। जब तवाफुक की निस्बत हो तो मसले के वफ़क को मैयत अव्वल के मसले में ज़रब देंगे। मैयत अव्वल, सही है। तो 6 का वफ़क कितना था? 2। लिहाजा इस 2 को ले जाकर हमने किस में ज़रब दिया? 16 में। 16 दूनी 32। अब मसला कितने से हो गया? 32 से। अब जिस मसले में हम हैं, अमल कर रहे हैं, उस मसले वाले को तो माफिलियत के वफ़क से ज़रब देंगे। इस मसले से जितने भी ऊपर वाले मसाइल हैं, उनको मजरूब में ज़रब देंगे। मजरूब ये था ना 2, तो ये बच गया। इनको तो ये तो मर चुके, तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मिल गया यहाँ तक हिस्सा मजरूब से। इनको हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत के वफ़क से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये देखें, अब हमारा मसला हल हो गया। अब इन हिस्सों को आप क्या करें? जमा करें। 3 और 6 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 6 32। देखिए तस्सीबी कितने से हुई थी? 32 से हुई थी। यहाँ तक मसला हमारा मुकम्मल हल हो गया। अब चूँकि चौथी मैयत भी है, वहाँ पे मसला कितने से हुआ था? 4 से। और मरने वाली कौन है? अजीमा। अब देखो, अजीमा एक ऐसा वारिस भी होता है जो कई जगहों से हिस्सा लेता है, तो उसके सब हिस्सों को जमा करके माफिलियत बनाएंगे। अब इस अजीमा को ढूंढें आप, और कितनी जगहों पर है ये अजीमा? एक यहाँ पर है, यही वो अजीमा है जो सलीमा की क्या थी? माँ थी। और यहाँ पर जो है करीमा की क्या है? नानी है। तो इस अजीमा ने यहाँ पर कितना लिया था? 6। और यहाँ पर कितना लिया? 9। 3 और 6 कितने हो गए? 9। तो अब इस कुल को जमा करके माफिलियत बना दो। अब माफिलियत अजीमा का कितना हो गया? 9।
और मसला कितने से हुआ? 4 से। अब माफिल यद में और मसले में आप क्या देखेंगे? निस्बत देखेंगे। 9 में और 4 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तो कुल मसले को ले जाकर मसला अव्वल में ज़रब देंगे। मसला अव्वल कितने से हुआ था? 32 से। और ये कितने हैं? 4। लिहाजा 32 को 4 में ज़रब दे 128। अब तसी कितने से हुई? यह अजीमा इंतकाल कर गई थी ना, इसको ब्रैकेट में हमने बंद नहीं किया, ये ब्रैकेट में बंद है। अब तसी कितने से हो गई? 128। अब हम अमल इस मसले में कर रहे हैं। इससे ऊपर वाले जितने मसले हैं उनको हिस्सा किससे देंगे? मजरूब से, इस 4 से हिस्सा दें। देखें यहाँ पर हलीमा है, इसको कितने मिले थे? 2। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी देखें रुकैया को कितने मिले थे? 3, 4 तिया 12, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 और 4 तिया 12। इसका इंतकाल हो गया ना, इसको भी यहाँ ब्रैकेट में बंद करें, माजरत। देखें इंतकाल हो जाए तो उसको, वो वारिस जहाँ कहीं भी हो उसको ब्रैकेट में क्या कर दें आप? बंद कर दें। अब वो हिस्सा नहीं ले सकती, वो मर चुकी है। तो लिहाजा देखें यही अजीमा, ये वही अजीमा है, सही है, जो यहाँ पर करीमा की क्या बन रही है? जद्दा बन रही है, नानी बन रही है। अगर हम इसको हिस्सा दे देते ना तो मसला गड़बड़ हो जाता, हिस्से बढ़ जाते। तो अब देखें 4 को हमने इसमें भी ज़रब दे दिया। अब इनको जो हिस्सा देंगे वो किससे देंगे? माफिलियत कितना है? 9। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। यह आपका मसला हल हो गया। अब तसल्ली के लिए आपने ये हिस्से जमा करने, लाजमी जमा करें। देखें 9 और 9 18 और 18 36, 36 और 24 60, 36 और 24 60, 60 और 24 84, 84 और 12 96, 96 और 8 104, 104 और 16 120, 120 और 8 128। देखे तसीब कितने से हुई? 128। अगर आपके हिस्से 130 हो रहे या आपके हिस्से 120 हो रहे, 28 से ऊपर नीचे हो रहे, तो समझ लो आपने मसले में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। मसला आपको दोबारा से हल करना होगा। देखिए इस मुनासका में इन बातों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। मैयत अव्वल, उनके वरसा, उनके नाम भी लिखें। देखें आपको पता लगेगा कि ये नाम वाला कितनी जगहों पर वारिस बन रहा है, एक जगह पर बन रहा है या एक से ज़्यादा जगहों पर बन रहा है। और फिर उनके आगे उनका माफिल यद, अगर उसने कई जगहों से हिस्सा लिया है तो उन कई जगहों वाले हिस्से को जमा करके आप क्या बनाएंगे? माफिल यद बनाएंगे। फिर माफिल यद में और मसले में आप निस्बत देखेंगे। तमासुल है तो फबीहा, अगर तदाखुल है तो उसको तवाफुक में तब्दील करके तवाफुक के मुताबिक आप मसले को हल करेंगे। यानी मसले के वफ़क को ले जाकर मसला अव्वल में क्या देंगे आप? ज़रब देंगे। अगर तबायुन है तो कुल मसले को ले जाकर मसले अव्वल में ज़रब देंगे। और हिस्सा देने का तरीका भी आपको पता लग गया कि जिस मसले में हम अमल कर रहे हैं उसको तो हम माफिलियत से हिस्से देंगे, और उससे ऊपर वाले जितने भी मसले हैं, जितने भी वरसा हैं, उनको मजरूब से ज़रब देंगे। समझ गई है? अच्छा, अब देखें एक और होता है अल-अहया। अल-अहया लिख कर उसके नीचे इन जिंदा वरसा को जिन्होंने हिस्सा लिया उनको नाम के साथ लिख दें। अल-अहया लिख कर जिंदा वरसा को नाम के साथ नीचे लिख दें, और अल-अहया के ऊपर अल-मबलग लिख कर उसको 128 लिख दें। जैसे यहाँ इस मसले में आखिरी जो तस्वीर वो कितने से हुई? 128 से हुई। लिहाजा जितने भी वारिसों को हिस्से मिले वो कितने से मिले? 128 में से मिले। अल-मबलग 128 लिखकर जितने भी वारिस हैं, ये जो जिंदा हैं, इनके अल-अहया के नीचे नाम लिखकर जितने हिस्से उनके बन रहे हैं उन हिस्सों को आप लिख दें।
तो और अब जब तरका तकसीम करना हो तो यहाँ पर अमल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अल अहया जो आपने लिखा है ना, अल मबलग 128, उस एक तरके को 128 पर तकसीम करें। जो हासिल तकसीम हो तो उसको ज़रब दे दे हर एक के हिस्सों में। अल अहया के नीचे जो आपने नाम लिखे हैं और उनके हिस्से उनके नीचे लिखे हैं, उनको हर एक के हिस्सों में ज़रब देंगे तो तरके में से हर एक का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। समझ गए? अब देखें इस दूसरी मिसाल को समझे मुनासखा की, कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसने बीवी को छोड़ा है, बाप को, माँ को और 5 बेटियां हैं। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि शाकिर का भी इंतकाल हो गया और शाकिर ने अपने वारिसों में बीवी समा, एक बहन करीमा और माँ शरीक बहन रहीमा और एक भतीजे को छोड़ा है, हुमायूं को। अब ये वारिस जो है ये तरीका तकसीम करना चाह रहे हैं, तो अब हमने सबसे पहले मैयत अव्वल से मसले को हल करना पड़ेगा। चूँकि अभी तक तरीका तकसीम नहीं हुआ ना, कई वारिस इंतकाल कर चुके हैं, तो अब हमने सबसे पहले मैयत अव्वल की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम मैयत अव्वल की तरफ गए तो उसमें ज़ौजा है, ज़ौजा का हिस्सा कितना है? सुमुन, और बाप का सुदुस, माँ का सुदुस, और इन सब का कितना है? सुलुसान। मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमुन 3, सुदुस 4, सुदुस 4 और सुलुसान 16। मसला हो गया। अब देखें आप हिस्सों को जमा करें। 16 और 4 20 और 4 24 और 3 27। ऑल कहाँ तक हुआ? 27 तक। अब आप देखें कहीं कसर तो नहीं है। हमने देखा कि इस ताइफे में कसर है। इनको 27 में से 16 मिले हैं और बेटियां कितनी हैं? 5। 16 5 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे, इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है, तो कुल रोज़ को ले जाकर ओले मसला में ज़रब दिया। 27 को 5 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब क्या हुई? 135। यह मसले की तस्ही हो गई। अब हर एक हिस्से में ज़रब दे दो 5 को। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 को 16 में ज़रब दो तो 80। 80 और 20 100, 100 और 20 120, 120 और 15 130। तो अब हर बेटी को कितने मिल जाएंगे? 80 में से कितने मिल जाएंगे? 16 16 मिल जाएंगे ना। अब इनको हटा के 16 16 दे दें। 16 16 16 16। हर बेटी का हिस्सा कितना हो गया? 16 16 हो गया। ये देखिए हमने इसमें कसर थी या ओल था, इस मसले को हल किया। अब दूसरे मसले को हल करें। इसमें बीवी है, बीवी का हिस्सा कितना है? 1/4, इसलिए कि औलाद है। यहाँ पर ये जो भतीजा है औलाद ही के हुक्म में है, नहीं यहाँ पर ये जो है ना औलाद के हुक्म में नहीं है। तो बीवी का हिस्सा कितना होगा यहाँ पर? रुबो। और बहन का हिस्सा 1/2 और माँ शरीक बहन का हिस्सा 1/6। और ये क्या होगा? असबा, भतीजा असबा होगा। मसला कितने से होगा? 12 से। 12 का रुबो 3, 12 का निस्फ 6, 12 का छठा हिस्सा 2, 2 और 6 8 और 3 11, 1 बच गया, वो इसको मिल जाएगा हुमायूं को। ये मसला भी हल हो गया। अब देखें इंतकाल किसका हुआ था? शाकिर का हुआ था ना। इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसका माफिल यद कितना है? 20। ये यहाँ पर लिख दिया। माफिल यद में और मसले में हमने निस्बत देखी, तो कौन सी निस्बत है? तवाफुक बिर रुबो है। 4 का अदद 12 को कितनी मरतबा ख़त्म कर रहा है? 3 मरतबा, और 20 को 5 मरतबा।
तो 20 का वफक 5 निकला और 12 का वफक 3 निकला। मसले के वफक को ले जाकर 135 में ज़रब दें। मसले का वफक कितना था? 3। 135 को 3 में ज़रब दें, हासिल ज़रब 405। अब इस मसले में जितने भी वारिस हैं उनको हिस्सा किससे देंगे? इस मज़रूब से देंगे। 3 को 15 में ज़रब दो 45, 3 को 20 में ज़रब दो 60, 3 को 16 में ज़रब दो 48, 48, इसके भी 48 और इसके भी 48 और इस बेटी के भी 48 होंगे। और इनको हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत का वफक जो 5 है उससे। 5 दिया 15, 5 छिके 30, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ये मसला हल हो गया। अब इनको जमा कर लें। 5 और 10 15, 15 और 30 45, 45 और 15 60, 60 और 48, 60 और 48 108, 108 और 48 156, 156 और 48 204, 204 और 48 252, 252 और 48 300 पूरे 300, 300 और 20 300 और 60, हाँ 300 और 60, 360, 360 और 45 405। देखें हमारी तस्वीर कितने से हुई? 405। ये मसला हल हो गया। अब अल अहया लिखकर उसके नीचे आप इन वर्षा के नाम लिख दें और ये जो मसला बनाए ना इसको अल मबलग बना दें। तो मसला कितने से हुआ? 405। ये अल मबलग लिखकर 405 लिख दें। गोया कि अब मसला कितने से हुआ है? 405 से। ये समाज जो है इसको देखो 2 जगह से हिस्से मिले, 2 जगह से मिले ना। यहाँ से भी मिला, यहाँ से कितना मिला है? 60 और यहाँ पर कितना मिला है? 15। इन दोनों को जमा करके लिख दें इसके नीचे। तो समा के कितने हो गए? समा के 75। अच्छा, करीमा 30, रहीमा 10 और हुमायूं 5। ये देखें अब बिल्कुल आसान हो गया। तर्का अगर अब आपने तकसीम करना है ना, मिसाल के तौर पर ये तर्का है, इस तर्के को तकसीम करें 405 पर। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दे तो हर एक का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस तरीका जो है ना, यहाँ पर तकसीम होगा तो हर वारिस का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। समझ गई है? चले अब किताब खोलें, तर्जुमे में भी देखते हैं। बाबुल मुनासखा वलौ सार बाज़ुल अंसिबाई मीरासन क़ब्ल अल किस्मती, कि अगर बाज़ हिस्से मीरास बन जाए तकसीम से पहले, इसको क्या कहते हैं? मुनासखा कहते हैं। देखिए पहले वो हिस्सा ले रहे थे लेकिन अब तक तकसीम ही नहीं हुई, वो खुद मर गए, उनके हिस्से क्या बन गए? मीरास बन गए। तो बाज़ हिस्से क्या बन जाए? मीरास बन जाए तकसीम से पहले। का ज़ौजिन व बिनतिन व उम्मिन, इससे पहले जो हमने एक मिसाल हल की वो है कि जिस तरह शोहर हो, एक बेटी हो, माँ हो। फमात ज़ौज क़ब्ल अल किस्मती, तकसीम से पहले शोहर का क्या हो जाए? इंतकाल हो जाए और वो शोहर जो है अपने पीछे बीवी को छोड़े और माँ बाप को छोड़े। सुम्मा माततिल बिन्तु, फिर उस बेटी का भी इंतकाल हो जाए। अन इब्नैन व बिनतिन व जद्दतिन, और वो बेटी किसको छोड़े? बेटी जो करीमा, इससे पहले हमने मिसाल पढ़ी करीमा, उसने 2 बेटों को छोड़ा, एक बेटी को और जद्दा को छोड़ा, अजीमा को।
सुम्मा माततिल जद्दा, तो फिर उस जद्दा अजीमा का भी क्या हो जाए, इंतकाल हो जाए। उसने अपने पीछे अन ज़ौजिन व अखवैन, शोहर को छोड़ा और 2 भाइयों को छोड़ा हो। अब ये समझ गए। फल अस्लु फी, अब इसमें असल और कायदा ये है कि अन तुसहिह मसअलतल मय्यतिल अव्वल, सबसे पहले आप मैयत अव्वल के मसले की क्या करेंगे, तस्हीह करेंगे। व तुअती सिहाम कुल्लि वारिस मिनत तस्हीह, हर वारिस को तस्हीह में से क्या दे देंगे आप, हिस्सा दे देंगे। सुम्मा तुसही मसअलत सानी, फिर मसले साने के आप क्या करेंगे, तस्हीह करेंगे। वतंजुरु बैन माफ़ी यदही मिन तस्हील अव्वल व बैन तस्हील सानी, फिर आप माफिल यद में और तस्हीह में क्या देखेंगे, निस्बत देखेंगे। फिर आप देखेंगे माफिल यद जो उसको तस्हीह अव्वल में से मिला था उसको क्या कहते हैं, माफिल यद कहते हैं। और दूसरे मसले में माफिल यद में और मसले में आप क्या देखेंगे, निस्बत देखेंगे। सलासत अहवाल, इसमें 3 हालतें हो सकती हैं, 3 निस्बतें हो सकती हैं। फ़इन इस्तकामा माफ़ी यद ही मिन तस्हील अव्वल अला सानी, अगर माफिल यद में और मसले में कौन सी निस्बत हो, तमासुल की निस्बत हो, तो वहाँ पर कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फ़ला हाजत इला ज़र्ब, वहाँ ज़र्ब की ज़रूरत नहीं है। व इल्लम यस्तकिम, अगर माफिल यद और मसले में क्या हो, तमासुल की निस्बत ना हो बल्कि तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, तो आप देखेंगे फ़इन कान बैनहुमा मुवाफ़क़तुन, अगर उनमें तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो फ़ज़रिब वफ़क़ तस्हीह सानी, तो तस्हीह सानी या मसला सानी के वफ़क़ को किस में ज़रब देंगे, फिर तस्हील अव्वल, तस्हीह अव्वल में ज़रब देंगे। व इनकान बैनहुमा मुबायनतुन, अगर माफिल यद और मसले में कौन सी निस्बत हो, तबायुन की निस्बत हो, तो फ़ज़रिब कुल्ल तस्हीह सानी, फिर कुल मसला सानी को ले जाकर फ़ी कुल्ल तस्हील अव्वल, तस्हीह अव्वल में क्या देंगे आप, ज़रब देंगे। फल मबलग मखरजुल मसअलतैन, अब जो हासिल ज़रब होगी वो दोनों मसलों का क्या होगी, मखरज होगी, यानी हासिल ज़रब जो होगी वो दोनों मसलों का तस्हीह होगी। जैसे यहाँ पर 2 मसले थे ना, हासिल ज़रब क्या हुई, 402, 405। अब ये 405 में से दोनों को मिले, दोनों मसले के वरसा को 405 में से मिले। फ़सिहाम वरसतिल मय्यतिल अव्वल, अब हिस्सा देने का तरीका बता रहे हैं कि मय्यत अव्वल के वरसा के हिस्सों को ज़रब दिया जाएगा। तुज़रब फिल मज़रूब, ज़रब दिया जाएगा किसमें, मज़रूब में। मय्यत अव्वल के हिस्सों को ज़रब दिया जाएगा मज़रूब में, ये मतलब है इसका। आनी फ़ी तस्हीह सानी औ फ़ी वफ़क़ी, मेरी मुराद इससे तस्हीह सानी है या वफ़क़े, औ फ़ी वफ़क़ी। देखें इसमें देखें तवाफ़ुक़ की निस्बत थी ना 20 और 12 में, तो 12 का ये वफ़क़ था और यहाँ जाके ये क्या बन गया था, मज़रूब बन गया था। ये मज़रूब तो है लेकिन दर हकीकत ये तस्हीह सानी का क्या है, वफ़क़ है, बस ये बात है। वसिहाम वरसतिल मय्यत सानी, अब जो दूसरे मसले में आप हैं ना उसको हिस्सा किससे दोगे आप, तुज़रब फ़ी कुल्लि मा फ़ी यदी, माफिल यद के कुल में ज़रब देंगे, या अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो माफिल यद के वफ़क़ से ज़रब देंगे, औ फ़ी वफ़क़ी या वफ़क़ से ज़रब देंगे। वइन मातत सालिसुन, अगर तीसरा शख्स का भी इंतकाल हो जाए, और राबिउन औ खामिसुन, जैसे मैंने आपको समझा दिया, यही अमल करते रहेंगे आप, दूसरी तीसरी चौथी कितनी भी मैयतें हो जाएं आप इसी तरह करते रहें। जिस मसले में आप हैं उसमें और माफिल यद में अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो उस मसले के वफ़क़ को ले जाकर मैयत अव्वल में क्या दे दें आप, ज़रब दे दें। मसलन हम 5वीं मैयत में अमल कर रहे हैं, उससे पहले कितनी मैयत हैं, 4। अब इसको आप मैयत अव्वल ही फ़र्ज़ करें, क्या फ़र्ज़ करें, समझे मैयत अव्वल है, और ये 5वीं मैयत क्या है, मैयत सानी। हम यही पढ़े ना, मैयत सानी के मसले को अगर तबायुन की निस्बत हो तो मैयत अव्वल में ज़रब देंगे, अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो मैयत सानी के मसले के वफ़क़ को मैयत अव्वल के मसले में ज़रब। गोया कि अगर 5 बतनों वाले हैं, 5 मैयतों वाला मसला है, तो 5वें अगर मसले में हम अमल कर रहे हैं तो ऊपर की जो 4 है वो एक मैयत के यानी मैयत अव्वल के मर्तबे में आएंगी। सही है, ये मतलब है। फ़जअल मबलग, आप मबलग को बनाए मकाम अल ऊला, पहले की जगह पर। मैंने आपको बताया कि जो पहला मबलग है, देखें
किसी मसले में 2 या 3 या 4 आ जाए, दूसरी जो मैयत है मैयत सानी, वो मैयत सानी क्या होगी? वो तो मैयत सानी होगी, और जो पहली मैयत होगी वो मैयत अव्वल होगी। अगर 3 बतन है, 3 मैयत है, तो तीसरी मैयत ये मैयत सानी इसको फ़र्ज़ करे, और ऊपर की 2 मैयतों को क्या फ़र्ज़ करे? मैयत अव्वल फ़र्ज़ करे। भाई ये फ़र्ज़ करे, बाकी तफसील वही है जो मैंने आपको समझा दी। वह सालिसता मकाम अस्सानियत, और तीसरी मैयत को दूसरे की जगह पर रखे, गोया वो दूसरी है, मसले सानी है, और ऊपर की जो 2 मैयतें हैं ना वो अव्वल है। फिल अमल किसमें? अमल में। सुम्मा फिर राबियाती वल खामिसती कज़ालिका इला गैरि निहाया। इसी तरह आप जो है ना क़यास करते रहें। समझ गए?